मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आओ जी बेटा जी, देखिए फिर ये पेपर अपना, इसमें देखो बेटा पेपर में ना, इसमें तो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं डाउट किसी को? सेकंड में, थर्ड वाले में, या फोर्थ में? नहीं है। थर्ड। थर्ड वैसे मुझे लगता है कि हमने किया तो हुआ है, पता नहीं ध्यान आ रहा है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन था तो सही, असाइनमेंट में भी था मेरे ख्याल से, वैसे वैसे ही शायद, ये भी चलो। असाइनमेंट बुकलेट में था। हाँ ये नहीं, एज इट इज तो बुकलेट में था, पर असाइनमेंट में भी था ना, ये थोड़ा डिफरेंट था। देखो एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब ये गाड़ी सर्कल में घूम रही है तो इस पे ये फोर्सेस लग रही हैं, सेंट्रीफ्यूगल है, गाड़ी के फ्रेम से देख रहे हैं ना, तो tan थीटा कितना हो गया, mv²/r डिवाइड बाय mg। ये चार्ज क्यू था, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ताकि ये बैलेंस, मतलब वर्टिकल होगी एक्चुअली स्ट्रिंग ऐसे, तो इधर क्यू ही फोर्स लग रही होगी, इधर mv²/r, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होगी ना, क्योंकि कोई भी बड़ी होती तो स्ट्रिंग उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती। ये लो, q इज इक्वल टू mv²/r, e की वैल्यू आ गई। चलो जी आगे देखें। ये देखो यार, 5th से लेकर 10th तक किसी को डाउट है? 5 to 10, 5th वाले में डाउट है? थीटा पूछा हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद है, tan बीटा इज हाफ tan थीटा। अब यहाँ पे बीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉल्व कर लोगे यहाँ से थीटा के लिए, है ना बेटा? देख बीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा के लिए सॉल्व हो जाए। जी 8th वाला, ग्रेविटी नहीं है जहाँ पे, हाथ दोगी, ये तो क्लास में कराया था। क्या काम करते हो तुम लोग बेटा, क्लास वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते तुम पेपर में, और तो क्या करोगे नए वाले? तो कराया नहीं था ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यहाँ टेंशन कितनी होएगी, जितनी एफ होएगी। चल और एक डाउट जी, 5 से लेकर 10 तक, 5 to 10 में डाउट है बेटा किसी को? 10th वाले में, ये भी क्लास में कराया हुआ है। भला हो जाए, तुम लोग क्लास में आंखें बंद करके बैठे हो। और भैया ये डायपोल है इधर, ठीक है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो चार्ज पे फोर्स इधर लगेगी, तो डायपोल पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। फिर जो ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ है, तो डायपोल मोमेंट पे टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगी, टॉर्क क्लॉकवाइज, फोर्स वाई डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कुछ और है थोड़ा सा, ये डायपोल नहीं है, ये पी पॉइंट है एक्चुअली, है ना, मैंने कुछ और ही बता दिया ये। यस सर। दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। वैसे ये भी मेरे ख्याल से किया हुआ, ऑब्जेक्टिव में ही है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k3/r²। शुरू में ये r कम होता चला जाएगा ना, तो फील्ड बढ़ेगा पहले, फिर r बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, तो मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा फिर घटेगा। एक और चीज, जब तक ये q यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जब ये वाला q इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो एक तो p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और है 10 तक डाउट किसी को? नहीं है। 11 से लेकर 18 तक देखो डाउट है किसी को? तो सर 12th वाला। 12th वाले में ये भी ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन है तो जी। यस सर। और आंसर आएगा -1/√3। सेकंड ऑप्शन आंसर। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन आंसर है जी। ये देखो जी, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा। एक्चुअली बात ये होती है ना, अगर आपने खुद से नहीं किया होगा ना, वेक्टर एडिशन होती है ना, ये वाला क्यू भी इस क्यू को रिपेल करेगा, और जो नीचे वाला ये है ये अट्रैक्ट करेगा, मान लो ऐसे। अब ये वाली फोर्स मान लो एफ है, जो कि हो गई k⁴/a², ये भी एफ है, 60 डिग्री इनके बीच का एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा इधर को, √3f। ये मान लो f1 है, कितनी होगी k⁴ ये डिस्टेंस a/√3 होता है, तो a²/3। अब ये फोर्सेस बैलेंस कर लो, √3 k⁴ शुड बी इक्वल्स टू 3k⁴/a²। अच्छा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको नेगेटिव मान ली है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा एक्चुअली,
तो आपका जो मैग्नीट्यूड यहाँ से आ गया स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू का, वो वैसे तो 1/√3 आया है, बट आंसर में माइनस साइन आना चाहिए, तो इसीलिए आंसर आपका क्या आएगा जी? सेकंड आएगा। सेकंड, यस सर। और है जी 7 8 18 तक डाउट किसी को? देख लो बेटा, 19 से लेकर 26 तक। 20। ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, शायद डाटा ही चेंज किया और तो कुछ नहीं किया। ये बी वाले पे निकालनी है ना फोर्स, तो इधर फोर्स आ गई एक और एक इधर आ गई। देखो ये मान लो F2 आ गई और ये वाली F1 आ गई। F1 कितनी है? Q1 Q2 20 10 और 3 का स्क्वायर, तो 200/9 हो गई। और F2 कितनी है? 10 10 4 का स्क्वायर, तो 100/16 हो गई एक्चुअली। रिजल्टेंट कितना आएगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर का रूट। कर लोगे सॉल्व? और है कोई डाउट? देखो यहाँ पे 26 तक, क्वेश्चन नंबर 26 तक। सर 23। मैक्सिमम कहाँ पे होती है बेटा? r/√2। R कितना है यहाँ पे? 5/√2। ओके सर, ओके ओके। वो तो डायमीटर नहीं है ना? तो 5/√2 डिवाइड बाय 2 फिर √2, तो √2 कट गया, 5/2 आ गया, विच इज 2.5 सेंटीमीटर। और है कोई डाउट? देखो यहाँ पे 26 तक। 25। तो इसमें क्या हो जाएगा? मतलब ये क्वेश्चन नहीं हुआ एक्चुअली आपसे, थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है यार? इसमें दिक्कत क्या थी वैसे एक्चुअली? हाँ जी, मतलब क्या कंफ्यूजन क्या हुई बेटा इसके अंदर? हाँ भाई बोलता सही, क्या दिक्कत क्या हुई इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, बस वैसे ही है। 4×2 यार, पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, नई फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? -1 कूलम चार्ज दे दिया, तो ये 1 हो गया और वो 3 हो गया, तो ये 3 के प्रोपोर्शनल आ गई, पहले 8 थी। ठीक है जी, तो नई फोर्स और पुरानी फोर्स की रेशियो कितनी हो गई? 3/8। पुरानी फोर्स कितनी है? 24 है, तो 9 न्यूटन रिपल्सिव होगी एक्चुअली, बस। और है जी डाउट 26 तक? से 26। क्या डाउट है 26 में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है? डाउन। इलेक्ट्रॉन साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहे हैं, तो एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लगेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है बेटा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर को लगेगी बेटा? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, तो जिधर को फोर्स लगेगी उधर को डिफ्लेक्ट होंगे, तो आंसर अपवर्ड्स आ गया, है ना? सर 22 बता दो एक बार। फॉल्स क्या है इसमें से? सीधी सी बात है, थर्ड वाला फॉल्स है। टॉर्क P क्रॉस E होती है, E क्रॉस P थोड़ी होती है, डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है। ओके ओके सर। मतलब सीधा ही देखने से मेरे को एक्चुअली पहली स्टेट, एक्चुअली बाकी सब तो थ्योरेटिकल है, एक एक्सप्रेशन वाली तो थर्ड ही है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले थर्ड वाली पे ही नजर जाती है, और वही गलत है एक्चुअली, और ढूंढना भी फॉल्स ही है ना? चलो जी खैर, और है जी 26 से ठीक है, 27 से देखेंगे बेटा, 27 से 35 तक। थर्टी सिक्स से 42 तक। 38। 38 बेटा, मासेस बराबर होने चाहिए। क्लास में कितनी बार डिस्कस हुआ कि मास बराबर होंगे तो एंगल भी बराबर होंगे, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। और देखो जी 36 से 42 तक किसी को डाउट है बेटा? तो देखो 42 का तो आंसर ही लगा हुआ है, कितनी बढ़िया बात है ना? पता नहीं तुम्हारे पास लगा हुआ था नहीं लगा हुआ था? तुम्हारे पास भी लगा हुआ था? यस सर। जय माता की। भाई फिर तो रिजल्ट रिवाइज कराना पड़ेगा, है भाई? नो सर, नो कराना पड़ेगा, फिर 44 क्वेश्चंस में से नंबर देने पड़ेंगे तुम्हारे को, ये तो वैसे ही है सब कुछ। चलो सर, हमें थोड़ी पता था ये आंसर है। यस सर, हमें तो लगा मिस्टेक Yes, है। sir. वैसे ही है।
चलो ठीक है, अगली बार से ऐसे ऐसे निशान जो आंसर नहीं है उन पे लगा के भेजेंगे, फिर देखते हैं फिर कौन बोलता है भी ग्रेस लगाओ इसको, तो ऐसे लगा हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, यही काम करेगा अगली बारी। चलो जी, खैर ये पता नहीं किसने कलाकारी की है ये। 42 तक है डाउट किसी को? 43, 44, 45 में देख लो किसी को डाउट है तो। 45 लगाओ। 45 में काइनेटिक एनर्जी ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन में सेम है, ठीक है? तो देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है बेटा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब कहता है कि हमारा वर्क डन भी 0 होना चाहिए, वो तभी 0 होएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 90 डिग्री से 270 डिग्री में तो 0 ही आता है ना, क्योंकि 90 डिग्री वाली पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 और 270 डिग्री वाली पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? 0। ठीक है? ओके सर। और तो नहीं डाउट भी? सेकंड है जी? सेकंड 42? सेकंड अच्छा सेकंड, सेकंड डिस्कस हो रहा था तब कहाँ थे? सो रहे थे? अबे ये तो आरपीएस 8 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यों भाई? हाँ मित्रों, यस सर, और हमने क्लास में भी डिस्कस किया डाउट भी था। है, डाउट भी था। इंटरेस्टिंग बात, देखो तब भी सो रहे थे। सोना वोना काम करो बेटा, मेहनत करनी शुरू करो, अब थोड़ी टाइम, अगले साल पेपर ही हो जाएगा ना तुम्हारा। लो भाई, ओरिजिन है, ये ए है, तो किसी पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। देखो ये बाहर की तरफ ही आएगा, इसको यहां से एक्स मान लो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय 2, उससे डिस्टेंस एक्स माइनस ए हो गया। सॉल्व कर लो एक्स के लिए, बस हो जाएगा तुम्हारा आंसर। हो गया भी? और देख लो और किसी का डाउट है तो बेटा कुछ के पास से लगो, किसी का कोई रह गया हो पूछ लो भाई, कोई भी क्वेश्चन किसी का रह गया हो ना, पूछ लो बेटा। नहीं है जी? चले फिर आगे। देखो बेटा, एक्चुअली हमारा जो अगला चैप्टर है ना, अब देखो वो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट एक्चुअली। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने सिर्फ पार्ट 1 खत्म किया है, जिसमें हमने फोर्स और फील्ड पढ़ा था एक्चुअली। अब जो हमारा जो ये सेकंड पार्ट है ना, अगर देखा जाए तो कंसेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे इसका जो चैप्टर का नाम रखा जाता है बुक्स में, वो कई लोग इसको पोटेंशियल गॉस लॉ बोल देते हैं एक्चुअली। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ पे हम लोग ना 3 मेजर कंसेप्ट्स बेसिकली पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, एक हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल, और एक हमारा जो मेजर कंसेप्ट होता है वो होता है फ्लक्स का। ठीक है ना? तो मतलब आप ये लगा लो कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, एंड फ्लक्स रिलेटेड जो आगे कंसेप्ट्स हैं वो आधा पार्ट है एक्चुअली। ठीक है जी? अब यहाँ पे ना एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आप एक चीज समझो कि जो कूलम फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि कूलम फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड दिस। हमने डायपोल का जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वी डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर देयर, है ना? तो देखा जाए तो वो वाला पार्ट हमने कर लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमने पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की डिफाइन कर दी, लेकिन 2 पॉइंट चार्जेस की डिफाइन नहीं की। बात समझ रहे हो? भी एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की, जबकि फंडामेंटली उनकी डिफाइन करनी चाहिए थी। वो हम लोग अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज बताओ, एक्चुअली बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी को इन जनरल डिफाइन कैसे करते हैं? हाँ जी, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Work done by Work done by conservative force. conservative Work done by
वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बोलना ज्यादा ठीक है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली यहाँ पे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ना बच्चे जो इंटरनल वर्ड होता है ना, उसको कई बार ध्यान से समझते नहीं है, या कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, वैसे हमने बाय वर्ड याद कर लिया होता है, बट वो जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है उस वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग कई बारी मतलब ओवरलुक करते हैं या इग्नोर सा कर देते हैं एक्चुअली। एक्चुअली ना देखो, इंटरनल वर्ड डालने का मतलब पता है क्या है? देखो कि जिसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, पहले आपको उस फोर्स को इंटरनल बनाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg। अगर मैं बॉल को अपना सिस्टम मानता रहूंगा तो वो mg इंटरनल फोर्स होगी एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फोर्स। अब आप उस mg का वर्क डन निकाल के, उस mg का वर्क डन निकाल के बॉल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लो, तो आप देखोगे कि आपका आंसर mgh आ जाएगा। एक्चुअली आइडियली क्या करना चाहिए था कि बॉल और अर्थ दोनों को सिस्टम मानते, तो बॉल पे भी mg लग रही होती और अर्थ पे भी mg लग रही होती। जब बॉल डिस्प्लेस करती तो जो बॉल पे mg लग रही है उसका वर्क डन निकाल लो, और अर्थ पे जो mg लग रही है उसका भी वर्क डन निकाल लो, फिर दोनों वर्क डन को क्या करो बेटा, ऐड करो, वो कहलाए टोटल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। पर अब एक चीज सोच को देखो कि मान लो मैं किसी बॉल को पकड़ के किसी हाइट पे ले जाता हूं, तो जब मैंने बॉल को मूव किया, क्या उस दौरान अर्थ भी मूव की या नहीं की? एक्चुअली प्रैक्टिकली तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब अर्थ पे जो फोर्स लग रही थी उसका वर्क डन क्या आ गया एकदम से? जीरो। तो जो बॉल पे mg लग रही थी सिर्फ उसका वर्क डन आया। अब आप चीजों को रिलेट कर सकते हो एक्चुअली। मतलब होता क्या है कि जब आप जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालते थे, तो उसमें क्या करते थे कि देखो फोर्सेस तो एक्शन रिएक्शन के पेयर में लग रही हैं, लेकिन आप मूव एक बॉडी को कर रहे हो, दूसरी बॉडी को मूव कर ही नहीं रहे हो। तो क्योंकि आप दूसरी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो, तो उस पर जो फोर्स लग रही थी उसका वर्क डन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। तो आप अपने आप को कहां पे कंसंट्रेट कर लेते हो? जिस बॉडी को आप मूव कर रहे हो। तो आपको लगता है कि उसी पे फोर्स के वर्क डन से ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पर आप एक चीज नहीं समझते, ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि एक बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही थी। अब जैसे मैं एक सीधी बात बताता हूं, मान लो कि जैसे तुम्हारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक को तुम फिक्स कर लो और दूसरा मूवेबल है। तो जो मूवेबल है उसी पे तो कूलम फोर्स वर्क डन करेगी ना, और जो फिक्स है उस पे वर्क डन नहीं करेगी, जीरो वर्क डन आएगी एक्चुअली। पर लेना तो आपने टोटल ही है ना, या नहीं लेना? बताओ। लेना टोटल है। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे जिसमें एक बॉडी फिक्स है और एक मूवेबल है, तो बच्चों को लगेगा कि जिस चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिर्फ उस पे फोर्स का वर्क डन ले लो। फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दोनों मूवेबल है, उसमें बच्चे को लगता है कि हर एक के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकलेगी। ये बच्चा सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? कि अगर दोनों मूवेबल हैं तो दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ये बच्चा सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? गलत ही सोच रहा है ना। दोनों के लिए अलग अलग थोड़ी होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो म्यूचुअल होती है। रादर दोनों पे जो फोर्सेस लग रही हैं एक्शन रिएक्शन वाली, उनके वर्क डन निकाल के टोटल वर्क डन निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ठीक है जी। देखो जी, हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो हमारे लिए बहुत पुरानी है, कोई नई तो है नहीं है ये एक्चुअली, है ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, लगा के देखेंगे फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। आओ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, है ना जी। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आओ जी, देखो यहाँ पे in the figure shown, charge q1 is fixed and
charge Q2 is moved from A to B. ठीक है ना, चार्ज Q2 is moved from A to B. ये देखेंगे जी, ये मेरा Q1 चार्ज है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है। ये हमारा Q2 चार्ज है, ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। ठीक है ना, वन पॉइंट इज A, अनदर पॉइंट इज B। ठीक है जी। अब ना एक चीज बताओ, Q1 का डिस्टेंस कितना है, मान लो Q2 से फिलहाल, सपोज दैट डिस्टेंस इज R, है ना बेटा। तो फोर्स कितनी लग रही होगी किस पे जी, Q2 पे फिलहाल, अभी इधर को लग रही होगी फोर्स, देखो दैट फोर्स इज F। कहने को वही फोर्स इस पे भी लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, बताओ मुझे, Yes. उल्टे डायरेक्शन में इधर लग रही होगी ना, तो इस पे फोर्स वही मैग्नीट्यूड की F फोर्स लग रही होगी एक्चुअली, इसमें कोई डिनाइल नहीं है एक्चुअली। ठीक है जी। अब हम पता है क्या करते हैं कि जो ये Q2 है ना, इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं, देखो इधर, तो मैंने दिखाया, थोड़ा बड़ा दिखाया एक्चुअली, बट थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, देखो। ठीक है जी, ds। तो हम देखो जी, A से B जो है वो अपने चार्ज Q2 को मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, वर्क डन बाय कूलम फोर्स विल बी, कितना हो जाएगा, देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देख सकते हैं माइनस FDS आ जाएगा, क्योंकि F और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है जी, 180 डिग्री। F की वैल्यू कितनी डाल देंगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ds। अब यहाँ पे एक चीज देखो ना, हमें अगर इसको इंटीग्रेट करना है ना, आई जस्ट वांट टू इंटीग्रेट, टोटल वर्क डन चाहिए मेरे को, तो कितना आना चाहिए, माइनस K Q1 Q2 ds बाय R स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, सिंगल वेरिएबल नहीं है एक्चुअली। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखो, ds और dr को देखो जरा ध्यान से, ये dr है, वो ds है, दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्शन का। तो यहाँ पे आप ds को क्या लिख सकते हो, Negative of D. माइन नेगेटिव ऑफ dr। तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस K Q1 Q2 dr बाय R स्क्वायर। ये आ गया जी आपके पास। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि R इनिशियल कितना था और R फाइनल कितना है, देखो वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो जी, ये R इनिशियल है, A पे था ना पार्टिकल मेरा पहले, फाइनली कहाँ पे है, B पे है। तो इसका मतलब दिस इज R फाइनल एंड दिस इज R इनिशियल। तो हमारा पार्टिकल जब A से B मूव किया, तो उसका जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच का, वो ये हुआ। ठीक है जी, तो दैट्स वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोग अब यहाँ पे देखो जी क्या करेंगे, R इनिशियल से R फाइनल। हाँ भाई, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोला क्या हो जाएगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 R इनिशियल से R फाइनल। सो वर्क डन आ गया माइनस K Q1 Q2 -1/r R फाइनल से R इनिशियल। अच्छा, माइनस तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं ना, तो अंदर नहीं आएगा माइनस फिर। ठीक है, और वर्क डन फाइनली देखो क्या लिखा जाएगा, माइनस K Q1 Q2 1/r फाइनल माइनस 1/r initial. That's what we get it actually. समझ में आई बात बेटा जी, ये आ गया जी एक्चुअली।
अब देखो जी मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस Q1 is fixed, work done by Coulomb force on it is 0. So work done by internal conservative force किसके बराबर हो जाएगा, will be W plus 0. ये ना देखो मैंने स्पेसिफिकली जो शुरू में डिस्कस किया था ना, उसी को ना थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है एक्चुअली, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत मैंने देखा है कि कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली, दे डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन क्या है। अगर Q1 पे वर्कडन 0 नहीं होता तो यहाँ पे ये 0 भी नहीं होता एक्चुअली, बात समझ रहे हो कि आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे 0 लगाया है, ये 0 लगाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि वर्कडन 0 आ रहा है Q1 पे। अगर Q1 पे वर्कडन 0 नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे आपको वर्कडन लिखना पड़ता, यहाँ पे Q1 का वर्कडन लिखना पड़ता, Q1 पे जो है ये Q2 का वर्कडन लिखना पड़ता, फिर जाके जो टोटल वर्कडन आता वो कहलाता वर्कडन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि ये वाला जो वर्कडन आपने निकाला है ये किसके ऊपर निकाला है आपने वर्कडन, हाँ भाई ये Q2 पे निकाला है ना आपने एक्चुअली, ये Q2 पे जो वर्कडन निकाला है वही टोटल वर्कडन कैसे हो गया, क्योंकि Q1 पे कोई वर्कडन नहीं हुआ। अगर होता तो फिर दोनों वर्कडन को क्या करना पड़ता आपको, ऐड करना पड़ता। अब यहां तक तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, वर्कडन आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, फिर तो अब कैसे, वो तो सबको पता ही है भैया, एज वर्कडन पॉजिटिव नहीं आएगा, प्लस के Q1 Q2 प्लस आएगा। पीछे मेरा कोई माइनस छूट गया, कहाँ छूटा है, आपने माइनस कॉमन लिया है सर, जो आपने स्टार किया फॉर्मूला कहाँ से, माइनस FDS से, नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ सर, ये जो स्टार किया फॉर्मूला यहाँ पे प्लस K1 Q1 Q2 नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो प्लस है, फिर जो नीचे +1 था वो -1 नहीं आया, वो बाहर नहीं आ गया। फिर जब मैंने r² को r की पावर -2 को इंटीग्रेट किया तो एक माइनस साइन नहीं आया। सर आपने ऊपर r इनिशियल और सर r आपने माइनस कॉमन सर आपने ऊपर लिमिट्स उल्टी डाली हैं सब, यहाँ पे डाली है ना, यहाँ पे बस इतनी, यहाँ पे हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ये तो r इनिशियल r फाइनल ही है, ये गलत है चलो, और यहाँ पे तो ठीक ही डाली है लिमिट्स, यहाँ पे तो नहीं उल्टी की ना, हाँ चलो ठीक है, मतलब ये माइनस तो ये वाला माइनस तो इसकी वजह से आ रहा है ना, -2 +1, ये बाहर ले लिया मैंने, तो समझा नहीं एक्चुअली आपकी बात, चलो मे भी है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुआ, देखो जी, दैट विल बी K Q1 Q2 1 by r final minus 1 by r initial. We got this, है ना जी, ये आ गया। पर आपको एक चीज बताए, बिना रेफरेंस के तो कुछ कंप्लीट ही नहीं होता एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, here we take reference of zero potential energy for infinite separation of charges. So तो इसमें अगर आप ये मान लो कि भैया अगर इनिशियल सेपरेशन इनकी क्या थी जी, इनफाइनाइट, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी 0, और अगर फाइनल सेपरेशन इनकी मैं R ले लूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को U लिखा जा सकता है एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो उसका लिखा जाएगा U - 0 K Q1 Q2 1 by R minus 1 by infinity। अब 1 by infinity तो 0 ही होता है, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या आ गया, देखो या फॉर्मूला क्या आ गया, सॉरी, K Q1 Q2 by R,
ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है जी, विथ सेपरेशन आर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। समझ में आ गया बेटा जी सबको ये वाला, कि 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप देखोगे ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही था ना, 2 पॉइंट मासेस की पोटेंशियल Yes, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, G(m1 N/R। minus तुम्हें याद था तो यहाँ से देख के बोल रहे हो, दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ से देख के बोलोगे तो एक माइनस साइन की गड़बड़ होगी, वहां पे माइनस G(m1 m2/r) आता है, और yes जबकि यहाँ पे KQ1 Q2/r आ जाता है एक्चुअली। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेफिनेटली पॉइंट्स लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, तो वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ लिख लेंगे, देखो, है ना, रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग अगर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे जाएं तो वो क्या है देखा जाए तो, जैसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर ना बेटा। दूसरा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमें पता ही है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। Its SI unit is joules and CGS is ergs. Fourth, it is a mutual property. Mutual property से मतलब कि ये जैसे हम लिखते हैं ना, भी पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2/r है, तो ना तो ये Q1 की पोटेंशियल एनर्जी है ना Q2 की, ये Q1 और Q2 के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली। ठीक है जी। फिफ्थ, इट ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या मतलब हुआ बोले वेक्टर सम, टोटल वेक्टर सम। जी, क्या हुआ जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मतलब, जो टेस्ट चार्ज होता है उसके ऊपर जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बाकी जो सोर्स चार्ज लगाएंगे उनके वेक्टर सम के बराबर। आप जो बोल रहे हो आपको सुनाई दे रहा है खुद को? हाँ जी। पहली बात, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज नहीं है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो कोई वेक्टर सम का मतलब ही नहीं है एक्चुअली। बात समझ रहे हो? देयर इज नो टेस्ट चार्ज। कहाँ पे टेस्ट चार्ज? मैंने कोई लिया टेस्ट चार्ज भाई? हाँ भाई, इज देयर एनी टेस्ट चार्ज ओवर हियर? नो टेस्ट चार्ज। और वेक्टर सम कैसे होएगा? जो क्वांटिटी स्केलर है उसका वेक्टर सम कैसे कर दोगे भाई? हाँ भाई, सॉरी हमें तो समझ में नहीं आया भैया। अच्छा, एक बात बताओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से +1 में शायद हो सकता है पहली बार ग्रेविटेशन में आया हो या उससे भी पहले, फिर ग्रेविटेशन में आया, फिर एसएचएम में भी आया होगा, फिर वेव्स में भी आया होगा, एंड ऑलरेडी फोर्स एंड फील्ड में तो आ ही चुका है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अगर किसी को सिंपली नटशेल में मतलब समझाना हो, है ना, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना हम लोग अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फील्ड के लिए करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए कर सकते हैं, वेलोसिटीज के लिए कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन का जनरल मतलब क्या हुआ? आपको रादर ये बोलना चाहिए था कि दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तीसरे चार्ज से अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास जैसे ये 3 चार्जेस हैं, अब आपको ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी चाहिए, आपके पास तो फॉर्मूला 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का है ना, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, Q2 Q3 की लिख दो, और Q3 Q1 की लिख दो, बाद में उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो, जिस क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी स्केलर है तो आपका एडिशन क्या होएगा,
स्केलर, और अगर वो वेक्टर है तो एडिशन क्या आएगा भैया, वेक्टर हो जाएगा। तो मतलब लॉजिक इज नॉट कि स्केलर एडिशन करनी है वेक्टर, वो तो ऑब्वियसली जिस क्वांटिटी के लिए लगा रहे हो वो क्वांटिटी अगर स्केलर है तो स्केलर एडिशन होएगी, वेक्टर है तो वेक्टर। अगर आप फोर्स के लिए लगाओगे वेक्टर एडिशन, फील्ड के लिए लगाओगे वेक्टर एडिशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर एडिशन, वेलोसिटी के लिए वेक्टर एडिशन। लेकिन व्हेन यू कम टू पोटेंशियल एनर्जी इट शुड बी स्केलर एक्चुअली। तो जैसे 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी देखो, k q1 q2 बाय r12। 2 और 3 की कितनी होगी, k q2 q बाय r23। और 3 1 की कितनी होगी, k q1 q3 बाय r31। तो टोटल कितनी होगी देखो यहाँ पे आपकी, इन सबको सिंपली आप ऐड कर देंगे। समझ में आई बात जी, क्लियर है जी, वेरी गुड जी। 6th पॉइंट देखो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। इन दी एक्सप्रेशन u is equals to k1 k q1 q2 by r, the charges will be, ये ऐसे लिख लो जी, we should put value of charges with signs। मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव है तो Q1 का जो नेगेटिव साइन है वो डाला जाएगा और Q2 का पॉजिटिव साइन डाला जाएगा। कारण यह है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, और रादर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव से कम होती है कि ज्यादा होती है या बराबर होती है। मान लो -10 जूल पोटेंशियल एनर्जी और +10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कम है या ज्यादा है या बराबर है? हाँ भाई बोलो। सर इक्वल है। गलत, -10 वाली छोटी है। माइनस वाली छोटी। एक्चुअली पॉइंट ये होता है कि आप लोग क्लियर नहीं करते हो, ये हम लोग वर्क एनर्जी पावर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, है ना, तो आप अभी भी तक उसको क्लियर नहीं कर रहे हो। वो वर्क डन में होता है जहां पे इक्वल होते हैं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। भी मैंने आपको 10 रुपए दिए या मैंने आपसे 10 रुपए लिए, वैल्यू सेम रहती है। हालांकि एक 10 रुपए देने को पॉजिटिव बोल सकते हैं और लेने को नेगेटिव बोल सकते हैं या वाइस वर्सा। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस आते हैं वो रेफरेंस की वजह से आते हैं। कहीं पे 0 लिया हुआ है, ग्रेविटी की बात करें अगर, तो अगर आप उस 0 से ऊपर की तरफ हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और 0 से नीचे की तरफ हो तो नेगेटिव। अब जो ऊपर वाला बंदा है, मान लो एक बंदा तीसरी मंजिल पे है और एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे है, और रेफरेंस मैंने बिल्कुल बीचों बीच ले लिया, तो मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है? ऑब्वियसली नॉट। तो मतलब कोई चीज कैसे डिफाइन की जाती है उससे डिसाइड होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कम ज्यादा के लिए यूज होंगे या नहीं होंगे, पोटेंशियल एनर्जी में होते हैं एक्चुअली। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सारा काम ही पेयर्स का है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर n पार्टिकल्स there will be n into n minus 1/2 pairs। मतलब मैं बताता हूँ होता क्या है, देखो एक्चुअली वैसे तो सिंपल है, जैसे आपको ट्रायंगल दिख रहा था, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी तो बच्चा एक पेयर ये बना लेगा, एक पेयर ये और एक पेयर ये। पर कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो कोई पेयर भूल जाता है, तो उसके लिए ये थोड़ा फायदेमंद हो सकता है कि अगर आपको ये पता हो कि कितने पार्टिकल्स है तो उनके कितने पेयर्स बनेंगे, तो कम से कम आप ये देख सकते हो कि क्या मैंने सारे पेयर कंसीडर कर लिए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो फिर करो, और कर लिए तो फिर वो है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और हम लोग जो है डेफिनेशन टाइप से लगा लो और उस तरह से लगा लो। कई लोग ना एक डेफिनेशन यूज करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ज्यादातर बुक्स में, खासतौर पे थोड़ी बोर्ड टाइप की बुक्स होती है ना एक्चुअली, उनमें क्या किया होता है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने शुरू में डिफाइन की, देखो जी मैं तो बड़े सिंपल तरीके से डिफाइन करता हूँ और यही सही डेफिनेशन भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कई बुक्स में क्या किया जाता है कि जो हम ये रेफरेंस ले रहे हैं ना, इस रेफरेंस को वो लोग ना अपने डेफिनेशन में ही ले लेते हैं। देखो मैं बता देता हूँ क्या है जी, देखो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
can be defined as work done in bringing the charges slowly from infinity to their respective positions. बात समझ रहे हो? अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं और चार्जेस को इन्फिनिटी से ला रहा हूं, मान लो दो चार्जेस को पकड़ के इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे ला रहा हूं, तो मेरा वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय फील्ड विल बी जीरो, नहीं? क्योंकि करंट एनर्जी का चेंज क्या है जी? जीरो। तो ये नहीं आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये चेंज इन करंट एनर्जी विच इज जीरो, यही है एक्चुअली यहाँ पे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? बोलो। माइनस ऑफ वर्क नेगेटिव वर्क डन बाय फील्ड। नेगेटिव वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या हो जाएगी अगर आपने इनफाइनाइट सेपरेशन ली हुई है? तो जीरो। इसका मतलब इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? जो भी उस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मतलब डेफिनेशन में कोई खराबी नहीं है एक्चुअली। द ओनली थिंग इज कि इन्होंने जो रेफरेंस हम लेने वाले थे इन्फिनिटी वाला और जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको मिक्स करके एक डिफाइंड डेफिनेशन बनाई हुई है एक्चुअली। तो ये मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखी है कि कई बार स्कूल में जैसे वो पूछते हैं भाई बताओ जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, तो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन एक्चुअली एंड दे विल एक्सेप्ट दिस। मतलब हमने जो अपनी डेफिनेशन लिखी है वो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, गलती कोई नहीं है इसके अंदर। द ओनली थिंग इज कि इस डेफिनेशन से मुझे पहले चेंज मिलता है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं रेफरेंस डिफाइन करता हूँ, और हर बार ऐसे ही करता हूँ एक्चुअली, है ना। यहाँ पे ये है कि इन्होंने रेफरेंस को बीच में ही ले लिया, तो फिर क्योंकि इनफाइनाइट वाला यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो ये बात सबको क्लियर है जी? ठीक है जी। अब एक काम करेंगे हम लोग, कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे जी एक्चुअली। पहला क्वेश्चन देखो, in the figure shown find electric potential energy, है ना जी। in the figure shown find electric potential energy। ये तीनों चार्जेस क्यों है बेटा? ठीक है, दैट्स इट, यू कैन सॉल्व इट। सर 3k² बाय a स्क्वायर। ये स्क्वायर तो होता ही नहीं। ए सॉरी सर, ए 3k। हाँ देखो एक्चुअली इसमें एक पेयर तो ये बन जाएगा ना, देखो ये वाला बनेगा नहीं बनेगा? देखो ये वाला पेयर, इस पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ? k²/a, है ना, तो ये हो जाएगी k² a। फिर एक पेयर ये वाला बनेगा, देखो ये वाला बनेगा ना भाई? यस सर, इसके लिए कितनी आएगी? k²/a, है ना। फिर एक हमारे पास ये वाला बनेगा, देखो ये वाला, ये बनेगा तीसरा पेयर। और इस वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? k²/a। अब देखोगे कि क्योंकि तीनों के लिए उतनी है तो ये 3k²/a। क्या कोई और पेयर भी बन सकता है यहाँ पे, या बस यही बनेंगे एक्चुअली? यही बनेगा। यही बनेंगे, और तो कोई बन ही नहीं सकता एक्चुअली। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा जी? क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया? 3k²/a। क्वेश्चन नंबर 2, in the figure shown find
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना जी, इन द फिगर शोन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा, जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें मतलब इन जनरल कितने तरह के, कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्चुअली? हाँ जी, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं बताओ? बोलो भाई। हाँ जी, भूल जाते हैं हम लोग यार। 3 वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्चुअली। एक, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे हम अब कर रहे हैं, क्वेश्चंस लिखने वाले क्वेश्चंस एक्चुअली, है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिखने वाले क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन पे क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है जी। और तीसरे होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो हमेशा यही 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली। अब बताओ जी कितना? 4 प्लस रूट 2 के स्क्वायर बाय 4 प्लस रूट 2, ये कह रहे हो आप एक्चुअली। ओके, कौन कौन से पेयर्स बनेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जैसे एक पेयर ये बनेगा एक्चुअली, है ना, तो इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पे, देखिए, के क्यू स्क्वायर बाय ए। बट द पॉइंट इज कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे? ऐसे तो 4 नहीं बन जाएंगे। देखो यहाँ पे एक ये बन गया, देखो 2, 3, दिस वन इज 4। तो ये 4 आ गया एक्चुअली मेरे पास। दो Plus. डायगोनल। फिर यहाँ पे डायगोनल वाले भी आएंगे। आपने ए स्क्वायर लगाया। हाँ जी जी, मैं ठीक कर लेता हूँ जिसको, है ना। वो एक्चुअली सभी अभी मैं भी लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाएंगे, क्योंकि वो हम लोग अभी फोर्स से आ रहे हैं ना निकल के, तो फोर्स में वहां पे ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बड़ा कॉमन होता है कि एक्चुअली हम लोग ए स्क्वायर लगाते रहते हैं, आप लोग भी लगाते रहते हैं वेरी, तो उसको ध्यान से रखेंगे हम लोग भी। हाँ, फिर इस चैप्टर के थोड़ा सा हो जाएगा ना, फिर आदत पड़ जाएगी एक्चुअली कि ए ही लगाना है। चलो जी, अब ये रूट 2 है, रूट 2 वाले ये वाले पेयर भी तो बन गए ना, देखो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। तो इन पेयर्स के लिए क्या आएगा, देखो के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 है, और ऐसे कितने पेयर हैं इंटू 2। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 4 प्लस रूट 2। वैसे भी देखा जाए तो 4 पार्टिकल्स से तो 6 पेयर्स आने चाहिए थे ना, और 6 ही पेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ भी रहे हैं, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। The separation between two charged particles is decreased, ठीक है जी। Their electric potential energy, पहली ऑप्शन है will increase, दूसरी ऑप्शन है will decrease, तीसरी है will remain same, एंड चौथी ऑप्शन है may increase। सर मेन सर मे इंक्रीज। सर में इंक्रीज। कैसे? सर अगर नेगेटिव सर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। चार्जेस के बेस पे होगा सर। मतलब ये टाइप्स ऑफ चार्जेस के बेस पे होगा ना। देखो मेरी बात सुनो, कि अगर तुम मान लो Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो जब आप R घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी एक्चुअली। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। देख लो, क्योंकि R घटाया, Q1 Q2 पॉजिटिव थे, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी,
तो फिर R घटाने से देखो U न्यूमेरिकली तो बढ़ेगा ही, मतलब 10 से 20 तो होएगा ही, मान लो सेपरेशन अगर आप हाफ करते हो, ठीक है। अगर वो -10 से -20 हो गया तो मतलब घट गई, अगर वो +10 से +20 हो गया तो मतलब क्या हो गया, बढ़ गई। तो मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि वेदर दे आर लाइक चार्जेस और अनलाइक, अनलाइक है तो घटी होगी और लाइक है तो बढ़ी होगी, इसीलिए मे इंक्रीज और मे डिक्रीज वाली ऑप्शन आपके पास आएगी। ये क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? ठीक है जी, चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। Two charged particles are brought from infinity to a given separation, say R, ठीक है जी। Work done by external agent is 15 joules and change in kinetic energy of particles is +9 joule. Find potential energy of particles at separation R. सर 6 जो है जी, जो 6 जूल्स आएगा कैसे? सर वो फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय फील्ड -6। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 15 हो गया, फील्ड का वर्क डन हमें पता नहीं, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो गया, 9। तो वर्क डन बाय फील्ड यहाँ किसके बराबर आया, 9 - 15 विच इज -6। वर्क डन बाय फील्ड हो गया नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज -6। तो मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 6, माइनस माइनस कट गया ना। तो अब ये तो 0 ही है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -0 इज 6। तो फाइनली कितनी होगी भैया यहाँ से, 6 जूल्स। तो फाइनली इनकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, 6 जूल्स के बराबर। हाँ भाई, और समझ में आया सबको ये वाला, क्लियर है जी? यस सर। ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5। In the figure shown, find work done in decreasing the separation between the charges by 4 centimeter. फोर सेंटीमीटर के बाद आप एक काम और कर सकते हो, स्लो वर्ड लिख सकते हो। वैसे लिखा नहीं होता इस तरह के क्वेश्चंस में, बट आप लिख लो, टेक्निकली तो लिखना चाहिए।
Sir, 3 into 10 raised to power 5. अच्छा जी, अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे कि मान लो ये इस तरह की सिचुएशन है ना एक्चुअली आपके पास, तो इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, देखो के Q1 Q2 बाय R, वैल्यू डाल दो चाहे 9 into 10 power 9, Q1 Q2 2 हो गया 10 raised to power -12 और R आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, यही हुआ ना बेटा, दैट्स व्हाट यू गेट एक्चुअली। तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एक्चुअली, तो ये 1 आ गया देखो यहाँ पे, फिर ये वाला 10 यहाँ से ये -2 रह गया, तो ये आपके पास 18 into 10 power -2 जूल्स रह गया एक्चुअली। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर आपने इनका सेपरेशन घटा दिया 4 सेंटीमीटर से, तो मुझे एक बात बताओगे फाइनल सेपरेशन कितना रह गया इनका? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। क्योंकि 4 से तो आपने घटा दिया एक्चुअली, तो मतलब फाइनली इनका जो सेपरेशन है वो कितना रह गया? बिल्कुल सही बात है आपका, 6 सेंटीमीटर। अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि इन डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस टू 4 सेंटीमीटर, फिर कितना रह जाता? मतलब बाई की जगह अगर 2 लिखा होता तो 4 सेंटीमीटर। 4 ही हो जाता है, फिर फाइनली 4 ही हो जाता है। फिर ये आ गया देखो मेरे पास, तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 9 into 10 power 9, 2 into 10 raised to power -2, 12 सॉरी, और डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 आ गया जी यहाँ से, ये 4.5 आ गया देखो, है ना, और 9 2 11 और ये 1 ही आ गया एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैं कितना लिख सकता हूँ इनके बीच में, 45 into 10 power -2 जूल्स एक्चुअली। सर तो ये यहाँ 6 सेंटीमीटर नहीं लेना था। अच्छा मैंने 4 ले लिया, कोई नहीं जी, Yes. फिर तो 6 लेना था, फिर तो 6 लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। 6 लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा, फिर ये 30 आ जाएगा एक्चुअली, है ना। अच्छा ये आ गया मेरे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय फील्ड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि स्लोली होने की वजह से 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड व्हिच इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे किसके बराबर हो गया बताओ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 into 10 raised to power -2 जूल्स, या आप लिखना चाहो तो 0.12 जूल लिख सकते हो आप एक्चुअली, है ना। तो इतना वर्क डन यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा होगा एक्चुअली। हाँ भाई क्लियर है बेटा सबको पॉइंट ये वाला, देख लो भाई। हाँ भाई इट्स वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिर। In the figure shown, find minimum separation between the charges, है ना। In the figure shown, find minimum separation between the charges. इसमें सिचुएशन क्या है कि वी हैव गॉट अ चार्ज Q which is fixed. I have got another charge Q mass M जो कि एक किस्म से इंफिनिटी पे है, और वहां से हमने इसको एक v वेलोसिटी देके बेटा, कितनी वेलोसिटी देके? v वेलोसिटी देके डायरेक्टली कैपिटल Q की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। तो मुझे बस इतना बताना है कि इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितनी रही होगी चार्जेस के बीच में। So 2kq small q by mv square. जी अच्छा अच्छा एक चीज बताओ, नहीं एट मिनिमम सेपरेशन क्या ये बोल सकते हैं कि भैया वेलोसिटी ऑफ Q
will be 0। कैसे मैं बता देता हूं, देखो आप सोच के देखो ना, एक्चुअली ये डायग्राम को नीचे ले चलते हैं एक्चुअली, कॉपी करके आ जाओ। देखो सोच के देखो, जब तक ये चार्ज मूव करता रहेगा बेटा, इसके पास वेलोसिटी रहेगी। कैपिटल क्यू बेशक से रिपेल कर रहा है, इसको कर रहा है रिपेल या नहीं कर रहा, कर रहा है, तो उस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली कम होते चली जाएगी। पर जब तक इसके पास वेलोसिटी है तब तक डेफिनेटली क्या करता रहेगा बेटा, कैपिटल क्यू चार्ज की तरफ मूव करता रहेगा। तो मतलब जब तक इसके पास वेलोसिटी है, चाहे v1 वेलोसिटी है लेस देन v है, इट इज एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन, नो डाउट अबाउट दैट, बट जब तक वेलोसिटी है ये मूव करता रहेगा। तो जब इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी तभी क्या बोलेंगे कि इनके बीच में क्या आया हुआ है जी, मिनिमम सेपरेशन। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे सिस्टम में जो भी फोर्सेस लग रही हैं, क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रही हैं जिनका वर्क डन हो रहा हो? कूलम फोर्स लग रही है, दैट्स इट। तो क्या यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ? कर सकते हैं। Yes, sir. अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने पे आ जाएं तो आप क्या लिखोगे, के फाइनल यू फाइनल, के इनिशियल यू इनिशियल, ऐसे लिखोगे। फाइनली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी है, के क्यू क्यू बाय आर मिनिमम, यही है ना बेटा। और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो बेटा आर मिनिमम किसके बराबर हो गया, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम वी स्क्वायर। ये हो गया ना बेटा, देखो मेरी बात है ना, दैट्स व्हाट यू गेट एक्चुअली। अच्छा ये प्रॉब्लम ना अगर आप देखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इन व्हाट सेंस एक्चुअली, मतलब अगर आप सोच के देखो कि जब रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया है ना, सो प्रोबेबली कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होना चाहिए एक्चुअली, है ना। मान लो कि ये आपका अल्फा पार्टिकल है ना, और ये आपका गोल्ड न्यूक्लियस है, तो वो एक चीज तो क्लियर थी ना कि जो ये न्यूक्लियस है इसका जो रेडियस होएगा वो इस आर मिनिमम से तो कम ही होएगा ना। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स को नॉर्मली इतनी ज्यादा स्पीड से फेंका हुआ था कि जो वो अल्फा पार्टिकल वापस आते थे वो नियरली टच करते हुए ही जैसे वापस आते थे। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन ही वाज एबल टू फिगर आउट द डायमीटर या रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस टू अ वेरी गुड एक्यूरेसी, है ना, कंसीडर फॉर दैट टाइम एक्चुअली। तो उसके हिसाब से काफी अच्छी एक्यूरेसी थी। तो क्योंकि इस तरह की सिचुएशन की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है एक्चुअली। अच्छा इसमें ना एक दो क्वेश्चंस और होते हैं, तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की टाइम तो फिर हो गया एक्चुअली, है ना। बाकी अगर आप करना चाहो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कर सकते हो एक्चुअली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, पोटेंशियल हमारा ज्यादा बड़ा टॉपिक होता है एक्चुअली। तो वो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से ही आगे पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, तो विल सी दैट एक्चुअली, है ना। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और होते हैं वो करवा